ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है और उन सब व्यूअर्स को आने वाले होली का त्यौहार है, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ, हो सकता है आपको कुछ राहत मिले। ज्योतिष की दुनिया के कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जो आपको बहुत पूरे जीवन भर किसी न किसी रूप से परेशान करते रहते हैं। उनका फोबिया बहुत रहता है और वो सही में उनकी अगर स्थिति खराब हो जाए आपके चार्ट में तो आपको उस बारे में सोचना चाहिए। ये कुछ ग्रह उसमें से अभी आज जो बताने वाली हूँ वो राहु के बारे में बताने वाली हूँ। वैसे तो राहु, केतु और शनि तो 3 ग्रह ऐसे हैं जिसमें से 2 छाया ग्रह हैं, एक जो है वो स्वाभाविक अपना नेचुरल जो ग्रह जिसको कहते हैं। तो ये ग्रह ऐसे हैं कि आपको जीवन भर किसी न किसी रूप से प्रताड़ित करते हैं अगर अच्छी स्थिति में नहीं है। अगर ये अच्छी स्थिति में है तो इनके बराबर देने वाला भी कोई नहीं होता है। तो राहु के बारे में सबसे पहले आज कोशिश करते हैं। वैसे केतु के बारे में मैंने थोड़ा सा एक वीडियो बनाया है, मैं बताऊंगी अभी इसमें आगे जाके। जो उस वीडियो को देखना होगा कि आपके जीवन के किस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक इसी तरह से राहु के बारे में आज से शुरुआत कर देते हैं। राहु क्या है, आपके अलग अलग भाव में अलग अलग तरह के प्रभाव देते हैं। वैसे तो ये छाया ग्रह हैं, मतलब इनका अपने ना इनके पास कोई राशि है ना इनकी कोई अपनी बॉडी नहीं है, कोई इनकी जिस राशि में बैठते हैं उस तरह के ये गुणधर्म अपनाने में माहिर होते हैं। और दूसरे रूप में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अच्छे कला का अभिनय जिसको कहते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। कैटालिस्ट भी होता है, जैसे कैटालिस्ट होता है ना कि आपको अगर किसी की क्रिया को बढ़ाना या कम करना हो तो कैटालिस्ट का यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपके नेटल चार्ट में अच्छे हैं ये तो एज ए कैटालिस्ट उसकी शुभता बढ़ा देंगे। अगर खराब है तो उसकी अशुभता में ज़्यादा वृद्धि कर सकते हैं। राहु को कलयुग के राजा भी कहा जाता है। राहु और केतु 2 छाया ग्रह होने के साथ साथ हमारे जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं और हमारे जो पूर्व में किए गए जो कर्म हैं, आप जो अपराध अपने साथ लेके जो आते हैं, जो किए गए कर्म है, पास्ट लाइफ कर्म जिसको कहते हैं, उनका भुगतान करने के लिए राहु केतु की पोजीशन देख लेना चाहिए। आपने क्या किया है पिछले जन्म में, आप किस उद्देश्य आपका है, इसमें आपका जन्म दिया है, किस उद्देश्य से आपको भेजा गया है। पूर्व के किए गए कर्मों के आधार पर आपको जन्म मिलता है। राहु केतु की पोजीशन जो है वो इस तरह से आपकी क्षतिपूर्ति जो आपने पिछले जन्म में की है, किसी भी रूप में की है, उसको पूर्ति करने के लिए आपका जन्म हुआ है। और उसका एक वीडियो मैंने एक और बनाया है कि आप किस लोक से आए हैं, वो भी राहु केतु से काफ़ी कुछ रिलेट करता है। इसको देखना चाहिए और इसमें मैं लास्ट में फिर रेमेडी बताऊंगी। अब जैसे मान लीजिए आपका हो ही गया है किसी राशि का जन्म और राहु कहीं न कहीं तो होगा, 12 जो आपके भाव है उसमें, उसको अगर हो ही गया है तो उसको कैसे आप उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैं आज भाव के हिसाब से बताने वाली हूँ। कोई भी आपकी राशि हो और कोई भी आपकी लग्न हो और किसी राशि में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल आप भाव देख लीजिए। भाव का मतलब है कि लग्न से शुरू करना चाहिए। प्रथम भाव लग्न होता है। अगर आपका राहु पहले भाव में बैठा है तो आप इस बात का इंडिकेशन है कि आप अपनी फैमिली लाइफ जो है उसकी समस्याओं से आप उलझे रहेंगे और पिछले जन्म में आपने अपनी जो उत्तरदायित्व हैं, जो आपकी जिम्मेवारी हैं फैमिली के प्रति, उसमें कहीं न कहीं कमी छोड़ी है। उसका भुगतान करने के लिए आप ये इस जन्म में आपका उसको भेजा गया है। मतलब आपने अपने फैमिली लाइफ की कीमत नहीं समझी, उसका महत्व नहीं समझा है। तो आपको चाहिए कि इस जन्म में उसको सुधारें। ये नहीं है अब आ गया है तो उसको और ख़राब करें। फिर भी मैं आपको लास्ट में रेमेडी भी बताऊंगी। तो अगर आपका पहले हाउस में राहु है तो देखिए आप कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। अगर आपका दूसरे भाव में राहु है तो आपके लिए ये क्या है, ये भयग्रस्त रहता है। ऐसा इंसान हमेशा उसको किसी न किसी चीज़ का भय रहता है कि कहीं धन खत्म ना हो जाए, कहीं रिश्ते खत्म ना हो जाएं। और वाणी तो ऐसे लोगों की हमेशा कर्कश रहती है, कुछ तो अभी बोल जाते हैं और दूसरों को हर्ट करते हैं। और पहले जन्म में भी इसने यही किया है, किसी को भी हर्ट करने का इन जिम्मेवारी ली थी। अब इस जन्म में अगर ये फिर उसी तरह से अपनी
जिम्मेवारी निभाएंगे तो अब अगले जन्म में भी अपने साथ लेके जाएंगे। तो सेकंड भाव का राहु आपको भयग्रस्त बनाता है और उक्त आदमी ने अपनी पिछले जन्म में अपनी पद प्रतिष्ठा का, अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है, वाणी से लोगों को हर्ट किया है। लेकिन ये धनी बहुत होते हैं, सेकंड भाव के जो राहु होते हैं आपको एक फायदा देते हैं, इनके पास धन की कमी नहीं होती है। अब इसमें केवल मैं भाव के हिसाब से बता रही हूँ, उसकी दृष्टि का कुछ भी अभी आकलन नहीं कर पा रही हूँ। अगर आपका राहु तीसरे भाव में है तो आपको क्या है, ये तीसरे भाव का राहु आपको दुस्साहसी बनाता है, निडर बनाता है। जहाँ जरूरत नहीं होती वहाँ भी आप अपना शौर्य दिखाना शुरू कर देते हैं और आपको ये इतना ज़्यादा मतलब निडर निडर बना देता है कि आप किसी भी खतरनाक स्टंट से, जैसे जो लोग आपने देखा होगा कि जो बहुत डेंजरस काम करते हैं, जैसे सर्कस के कुछ लोग आपने देखे होंगे पहले करते थे, वो जो मौत का कुआं, इस तरह से ऐसे स्टंट करते हैं। कुछ मोटरसाइकिल है, कुछ रेसिंग वगैरह इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। खतरनाक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ाता है और ऐसे लोग कभी कभी भीषण दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा आपके नेटल चार्ट में ग्रह और आपके सपोर्टिव नहीं है तो ऐसे लोग अचानक मृत्यु को भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि राहु और का काम है जो भी देते हैं अचानक सडन देते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसी रिस्की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एक सबसे पहले तो ये मतलब मन में बांध के रखना चाहिए कि आप ही सब कुछ नहीं हो, कोई ना कोई आपको भी सहायता करता है। ऐसे लोगों को फिर थोड़ा सा खतरनाक स्तर से अवॉइड करना चाहिए। अब उसके बाद चौथे नंबर में अगर आपका, चौथे भाव में अगर आपका राहु है तो आपके सुखों में कमी करते हैं, क्योंकि आपने अपने पूर्व जन्मों में अपने परिवार के, अपने सुख समृद्धि का और कहना चाहिए दूसरों को मानसिक क्लेश देने का काम किया है। इस जन्म में आपको ये प्रताड़ित करेंगे और आपके जीवन में क्या है, मतलब चारों तरफ से निराशा, आपको असंतोष ऐसा दिखाई देगा और आप खुरापाती स्वभाव के होंगे। अक्सर आपको ऐसे मन में लालसा रहेगी कि घर से दूर जाएं, घर से विमुक्त होके और विरक्त होके कहीं दूर जाकर रहने का आप प्रयास करेंगे, घर से दूर दूर भागेंगे, क्योंकि आपने ये पिछले जन्म में जो काम किए हैं अपने साथ लेके जो आते हैं उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो कोशिश ये करना चाहिए कि ऐसे लोगों को माता के संग में रहें, आसपास रहें, उनके संग नहीं रहते हैं उनका सम्मान करें, आपको थोड़ा हो सकता है राहत हो। उसके बाद अगर आपके पंचम भाव में राहु का इस जन्म में प्लेसमेंट है, जो कि आपके पंचम भाव से क्या देखते हैं, संतान देखते हैं, शिक्षा देखते हैं और आपके प्रेम प्रसंग देखते हैं। तो आपने क्या है, पिछले जन्म में संतान की वो संतान के लिए कुछ आपने ऐसा किया है, उनको पीड़ा दी है, अपने माता पिता को भी पीड़ा दी है। इसलिए इस जन्म में या तो आपको संतान सुख की प्राप्ति ही नहीं होगी। अगर संतान किसी तरह से आपको मतलब हो भी गई, क्योंकि आजकल मेडिकल बहुत एडवांस हो गई है, आपने अगर अपने मेडिकल ट्रीटमेंट से किसी तरह से संतान की प्राप्ति कर भी ली तो संतान से सुख नहीं मिलेगा। जो आपने अपने माता पिता के साथ व्यवहार किया है इस जन्म में संतान के रूप में आपके साथ आएगा और वो आपको कष्ट देगा, मानसिक कष्ट होगा। लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर ये बढ़ा देंगे, एक फायदा ही होगा आपके लिए, क्योंकि ये धर्म का भाव है और धर्म में आपको एक चीज़ वरदान के रूप में प्राप्त होगी। आप अपनी बातों को, अपनी होने वाली आपका संघटना दुर्घटना है या कभी कभी दूसरों के बारे में भी आप बता देते हैं। ऐसे लोगों को इस जन्म में एक उपलब्धि है, उसका भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में फिर उसका भी आपको हो सकता है कि क्षतिपूर्ति करने पड़े। किसी भी चीज़ का दुरुपयोग करना ही खतरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद अगर आपका राहु 6 भाव में है तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये मतलब ऐसा भाव है जो अशुभ मानते हैं ज्योतिष की दुनिया में, अच्छा भाव नहीं है। इसमें राहु जो है, राहु केतु और शनि तीनों अच्छे फल देते हैं और क्रूर ग्रह भी अच्छे फल देते हैं। तो अगर इसमें आपका मतलब राहु बैठा है तो व्यक्ति संपन्न होता है। ये आपके पूर्व जन्म में काफ़ी अच्छे कर्म किए हैं, धार्मिक आयोजन किए हैं, धर्म कर्म में रुचि बढ़ाई है, दान पुण्य किया है, लोगों की हेल्प की है, मतलब हर तरह से आपके लिए ये जो छठवें भाव का राहु है, शत्रु जो है वो आपसे सामने टिक नहीं पाएंगे इस जन्म में, क्योंकि पिछले जन्म के आपके पूर्व के जो कर्म हैं वो साथ लेके आते हैं। तो आपको इस जन्म में उसका पूरा पूरा फायदा राहु देंगे। इसलिए 6 हाउस में अगर राहु है तो आपको फिर उसका फिर भी दुरुपयोग फिर भी नहीं करना है, नहीं तो आप अगला जन्म भी आप
समाप्त करेंगे, खराब करेंगे। उसका वीडियो मैंने अभी बनाया है कि आप अगले जन्म में कहाँ आपका जन्म होने वाला है कर्मों के आधार पे, एक बार उसको भी देखना चाहिए। अब अगर आपका राहु साप मतलब सप्तम भाव में है, सप्तम भाव आपको पता ही होगा जीवन साथी का है, व्यापार का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो ये अगर इस भाव में राहु है तो आपके जीवन की उतार चढ़ाव बढ़ा देंगे। विशेष तौर से वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कई बार अगर और ग्रह सपोर्टिव नहीं होते तो ऐसे लोगों का संबंध विच्छेद भी हो सकता है। बिजनेस में अगर आप किसी पार्टनरशिप से मिलके करते हैं तो उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को ये चाहिए कि बिजनेस पार्टनर से, जीवन साथी से अपना मेल मिलाप करें, क्रोध ना करें उनसे। और आपके जीवन की जो सुख शांति जो हो गई है उसमें आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। धन का अपव्यय भी नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ का उपयोग ऐसे करें, सोच समझ के करें। और अगर ऐसी स्थिति बन भी रही है तो कहाँ वहाँ शांति से अपना काम निकाल लें, नहीं तो अन्यथा आपका अगला जन्म है इससे भी खराब हो सकता है। संपत्ति की भी अगर कोई बेईमानी या चीटिंग की है, ये भी दिखाता है ये सप्तम भाव से। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है इस जन्म में। अब उसके बाद अगर आपका राहु अष्टम में है, अष्टम भाव भी अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन आपके लिए राहु के लिए अगर अष्टम भाव में है तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इस भाव में अगर राहु होता है तो आपको किसी विशेष कार्य के लिए इस पृथ्वी पे भेजा गया है, और इस कार्य को क्षति उद्देश्य पूर्ति के लिए आपका जन्म हुआ है। और आपकी मृत्यु और आपका जन्म दोनों ही अचानक होंगे, क्योंकि अष्टम भाव कैसा है, ये रहस्य का है और ये छाया ग्रह भी बहुत रहस्यमयी है। और आपको सडन जैसे एक्सीडेंट्स में या किसी तरह से देखा है, अष्टम भाव का जब राहु होता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ड्राइविंग करते हैं या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो कि इसमें थोड़ी सी रिस्क होती है तो सोच समझ के करें, क्योंकि ऐसे लोगों की एक्सीडेंटली मौत भी हो सकती है। और जितने भी जीवन के शुभ या अशुभ परिणाम होते हैं वो अचानक होते हैं। अष्टम भाव ये दर्शाता है, बैलेंस करना पड़ेगा इनको। और ऐसे लोग, ये क्या है, मोक्ष का भाव भी है, मतलब मोक्ष भाव में आ जाता है अष्टम भाव। और ऐसे लोग अगर पूर्व में अच्छे काम किए हैं तो ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी राहु की बनती है। अब उसके बाद अगर 9th हाउस में आपका राहु है तो आप धर्मभ्रष्ट होते हैं। पूर्व जन्म में आपने बहुत ज़्यादा अधर्मी मतलब का रोल निभाया है या धर्म से दूर रहे हैं, तो आपका भाग्य साथ नहीं देता है। आपने अपने धर्म की और समाज की अवहेलना की है पिछले जन्म में। अपनी पद प्रतिष्ठा का आपने दुरुपयोग किया है, इसलिए इस जन्म में भी आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद अगर 10वें भाव में आपका राहु है तो ये जो है वो ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है। मतलब 10वें भाव का राहु कुछ मायने में अच्छा है, पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, राजनीतिक के लिए अच्छा है, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपके जीवन में पारिवारिक सुख की कमी होगी, आपके माता के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि और ग्रह सपोर्टिव नहीं होते हैं तो बचपन से ही माता का सुख नहीं मिलता है। अब हो सकता है माता दूर हो जाए या किसी तरह से और तरह से उनसे संबंध बिगड़ जाए या दुनिया में ही ना रहें, ऐसा भी देखा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा कि पूर्व में आपने अपनी प्रतिष्ठा का अत्यधिक दुरुपयोग किया है। इस जन्म में अगर आप नहीं करते हैं उस काम को, आप अपने को बैलेंस करके चल सकते हैं। अब 11वें भाव का राहु क्या दर्शाता है, अगर आपका राहु 11वें भाव में है तो ये सांसारिक सुख से डिटैचमेंट देता है। विशेष तौर से आपके सिबलिंग हैं, आपके और मित्र हैं या ऐसे लोग जिनसे आपकी निकटता होनी चाहिए, आपके उस ओर से चारों तरफ से इनको क्या होगा, आइसोलेशन हो जाएगा, सबसे विमुक्त होके ये काम करते हैं। वैसे क्योंकि ये मुक्ति मोक्ष में सहायक होता है, ऐसे लोगों के लिए साधना का, अध्यात्म का मार्ग अगर ये चलते हैं, औरों से जल्दी उसमें आपको ग्रोथ हो सकती है। और आपका जन्म किसके लिए हुआ है, और दुनिया के अन्य लोगों को कष्ट दूर करने के लिए हुआ है। ऐसे लोग समाज में बढ़ बढ़ के अपना काम करते हैं। जो मतलब ऐसे लोग नीडी लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनकी सहायता करने में ये आगे बढ़ते हैं। वो सहायता किसी रूप में भी हो सकती है, धन से हो सकती है, शारीरिक रूप से हो सकती है, मानसिक रूप से भी हो सकती है। तो ये जो 11th हाउस का केतु है वो आपको मुक्ति मोक्ष के द्वार खोल सकता है, क्योंकि कर्म के आधार पर अगले जन्म में आपको काफ़ी कुछ सौगातें मिलेगी। दुनिया में ऐसे लोगों की ज़रूरत है इस समय। अगर
किसी का राहु 11th हाउस में है, तो अगर ये जो मैं बता रही हूँ उन कार्य में संलग्न होकर आगे बढ़ते हैं तो अगला जन्म आपका सुधरेगा। क्योंकि अब बताते हैं 12th हाउस में अगर राहु का है, अगर आपका 12th हाउस का राहु का है तो आपको ये गलत रास्ते पे ले जाएगा, आपको लेकिन घर से दूर ले जाके, विशेष तौर से जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से दूर देश के लिए यात्रा कराएगा, आपको घर में कभी चैन से नहीं रहने देगा, विदेश ले जाएगा, वहाँ जाके और वहाँ जाके भी खुरापाती करवाएगा, गलत आदतें आ जाएंगी, गलत लोगों की कंपनी आपके साथ होगी और आपको फिर उससे क्या है, कई बार पचड़े में भी डाल देगा, समस्याओं में भी ये डाल सकता है। आपका ये भाव जो है भ्रम का है, बेडरूम प्लेजर का है, व्यय का है, गलत सलत का कंपनी से आप व्यय भी ऐसे करेंगे जो कि आपके कंट्रोल के बाहर होंगे, हमेशा आप दूसरों पर शक करते रहेंगे, भ्रम करते रहेंगे। वैसे तो 12th भाव अगर इसके साथ अगर गुरु बैठ जाते हैं मान लीजिए तो गुरु चांडाल योग बनेगा, लेकिन फिर भी आपके लिए फिर साधना करेंगे अगर आप अपने जीवन को उस ओर अगर आप अपने को मोड़ लेते हैं, मुक्ति मोक्ष की ओर, साधना की ओर, तपस्या की ओर अगर आप मोड़ लेते हैं तो ये आपको फिर उपलब्धियां भी बहुत देते हैं। 12th हाउस से अगर थोड़ा सा अपने आप को संतुलित करना पड़ेगा, फिर इसके अलावा आपको अगर वहाँ सेटलमेंट भी करा सकते हैं। और ये मतलब एक ऐसी साधना है जो कि इसमें डूब के आदमी आने जाने का जो एक चक्र है उससे विमुक्त हो सकता है। ये मैंने बताई 12वें भाव तक पूरी, अगर मतलब इसमें राशि आपको और लग्न कुछ नहीं देखना है, केवल आपको भाव देखना है कि कौन से भाव में ये पड़े हुए हैं राहु। अगर आपका राहु किसी भी भाव में पड़ रहा है, खराब फल दे रहा है, तो आपके लिए क्या करना है बताते हैं, अभी उसके लिए उपाय बताते हैं क्या करना चाहिए। वाणी को ठीक रखना चाहिए। सबसे पहले तो क्या है, वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए। अब जिस भाव पे वाणी का भाव उसमें बैठा है, वाणी पे अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपको फिर दूसरों को हर्ट करेंगे, फिर अगले जन्म में अपने साथ लेके जाएंगे जो आपके प्रारब्ध भोग है, फिर आपको करना पड़ेगा। व्यसन से दूर रहें, नशे से दूर रहें, मतलब बैड कंपनी जो जिसको कहते हैं उससे भी दूर करें। और अगर दूर रहने के साथ साथ 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। और सुबह सुबह अगर आप कर सकते हैं, आपके पास सुविधा है तो ब्रश करके 2 पत्ते जो है वो तुलसी के पत्र भी खा सकते हैं, उससे भी इसका प्रभाव कम होगा। और पवित्र स्थानों पे जाके बार बार, तीर्थ स्थान है जैसे कोई गंगा स्नान कर सकते हैं, ऐसी पवित्र नदियां हैं वहाँ ऐसे समय जो कि जैसे मकर संक्रांति है या ऐसे त्योहार हैं जहाँ स्नान का विशेष महत्व होता है, वहाँ समय समय जाके स्नान करें। और कुछ नहीं कर सकते तो आपको घर में बैठे हुई रेमेडी बता देती हूँ अभी आपको। जैसे चंदन का परफ्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा चंदन का उपयोग करना है, चंदन का परफ्यूम करें या अगरबत्ती जलाते हैं या धूप बत्ती जलाते हैं तो चंदन की खुशबू की होना चाहिए। इससे क्या हो कि इसकी जो अशुभता है वो कम होती है राहु की। और स्नान करते समय जो जल है उसमें बाल्टी में एक ढक्कन जो है गोमूत्र डालें, उससे राहु का बहुत कम प्रभाव होता है। और अपने इसके अलावा क्या है कि राहु की उपलब्धियां अगर आपको दी भी हैं कुछ, जैसे मैंने बताया भी 6वें भाव का राहु बहुत अच्छा होता है, तो और 11वें का 10वें का बहुत अच्छा होता है। अगर आपको उपलब्धियां मिली हुई हैं तो ये उपलब्धियां आपको लंबे समय तक आपका साथ नहीं देंगी, तो उनका दुरुपयोग नहीं करना है। जो भी चीज़ आपको मिली हुई है, धन मिला है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिली है, तो आपको उनका दुरुपयोग नहीं करना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है। और अगर हो सके आपके पहुँच में हो तो अमावस्या के दिन गरीब को खाना खिलाएं, तो आपके लिए समय जो भी चल रहा है उसमें कंटिन्यूटी रहेगी, लंबे समय तक अगर उसका फ़ायदा लेना है। राहु का मंत्र जाप भी 108 बार आप कर सकते हैं, तुलसी की माला से करना चाहिए। फिर जो अगर राहु की कोई पोजीशन है भी खराब, आपको खराब परिणाम दे रही है, उससे छुटकारा पाना है, जीवन भर करना है ये। इस बात को सीरियसली और गंभीरता से लेके और फिर अगर कोई समस्या है भी तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।